गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में करने वाले फ्रेंड्स भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का दोस्तों पॉलिटी का दोस्तों ये घटना चक्र का प्रीवियस ईयर करने वाले दोस्तों, जो कि दोस्तों देखिए हम लोग का सेशन जो होने वाला है दोस्तों, देखिए अभी तक में टोटल हम लोग 25 चैप्टर खत्म कर चुके हैं दोस्तों संसदीय अधिनियम तक। और आज जो दोस्तों हम लोग का होने वाला है दोस्तों ये है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट दोस्तों। आज हम लोग करेंगे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। देखिए दोस्तों, जो अभी तक मेरे पिछले वाले सेशन को नहीं देखे दोस्तों वो जाके देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों वह आपके बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए या 5.0 के लिए और विभिन्न परीक्षा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सेशन। देखिए दोस्तों, ये सर्वोच्च न्यायालय का जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, ये 1990 से अभी तक में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड, सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम इसका थ्योरी कंप्लीट करेंगे दोस्तों। थ्योरी जैसे ही कंप्लीट होता है उस बेस पे जितने सारे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए दोस्तों, सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, और हम लोग और किसी एक ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए। देखिए दोस्तों, इसका थ्योरी है दोस्तों, भारतीय संविधान के तहत एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसमें शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय व उसके अधीन उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां हैं दोस्तों। न्यायपालिका की यह एकल प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, जबकि उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। और भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 तक में उल्लिखित है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या, देखिए दोस्तों ये 124 से 147 के बीच ये दोस्तों अनुच्छेद में इसका सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है दोस्तों। और सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या वर्तमान में 34 है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों, और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के एवं देखिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने जिन्हें राष्ट्रपति इस प्रयोजन हेतु आवश्यक समझे के बाद करता है दोस्तों। इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है दोस्तों। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है दोस्तों। यहाँ मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से तात्पर्य वस्तुतः मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम के परामर्श से है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना चाहिए दोस्तों। देखिए सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, या उसे किसी उच्च न्यायालय या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों में मिलकर कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता होना चाहिए, या राष्ट्रपति के विचार में वह पारंगत विधिवेत्ता हो। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए संविधान में न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संशोधित कर अपना पद त्याग कर सकते हैं दोस्तों, संबोधित करके। नेक्स्ट है अनुच्छेद 124 के 4 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दिया है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में कुल 7 धाराएं हैं, जिसमें उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने हेतु समावेदन और उन पर लगाए गए कदाचार या असमर्थता के अभियोग की जांच एवं उसे सिद्ध करने की प्रक्रिया का विनियमन किया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम
पूरा करने हेतु तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 145 के 3 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले या राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से मांगे गए परामर्श की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। इसे संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है तथा इसे अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति है। दोस्तों, अभिलेख न्यायालय का अर्थ है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच, 2 या अधिक राज्यों के बीच तथा भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर 1 या अधिक अन्य राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति मूल आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 132 से 136 तक सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत का प्रावधान है। दोस्तों, अनुच्छेद 137 के अंतर्गत अपने निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन रिव्यू किया जाता है और संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। इस शक्ति के तहत सर्वोच्च न्यायालय का द्वारा केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर विधायी व कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जाती है। अधिकार कारातीत पाए जाने की स्थिति में इन्हें अविधिक, असंवैधानिक और अवैध घोषित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक तथा अभिभावक कहा जाता है। अनुच्छेद 138 के दोस्तों तहत सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 139 के क के 2 के तहत देश के किसी उच्च न्यायालय में चल रहे मामले वाद केस को किसी उच्च न्यायालय में भेजने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे या आपराधिक संरचना बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्याख्या है। केशवानंद भारती 1973 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मौलिक ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके तहत संविधान के किसी भी संशोधन की उच्चतम न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकती है यदि वह संशोधन संविधान के मौलिक आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होती है। अनुच्छेद 142 में उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों के परिवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? दोस्तों, ये हुआ दोस्तों 28 जनवरी 1950 को हुआ था। 28 जनवरी 1950 को हुआ था। देखिए दोस्तों, इसका सोल्यूशन है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था, जबकि इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 26 जनवरी 1950 को हुई थी। दोस्तों, देखिए, इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ है, जबकि इसका दोस्तों स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। दोस्तों, ये भारतीय संविधान के द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें नहीं थे? दोस्तों, संसद में नहीं थे फ्रेंड्स, संसद में नहीं थे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे तथा संसद समय समय पर विधि द्वारा न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने के लिए वर्ष 1956 में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 पारित किया और न्यायाधीशों की संख्या 10 मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कर दी। इस अधिनियम में संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या समय समय पर बढ़ाई गई है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितना है? दोस्तों, इसमें दोस्तों नहीं है दोस्तों, अभी 33 है टोटल। देखिए दोस्तों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की गई है। अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की संख्या का भी उल्लेख है। जब संविधान प्रारंभ हुआ था तब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 थी। जब प्रारंभ हुआ था तब अनुच्छेद 124 के 1 के प्रावधान के तहत संसद ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 के द्वारा इस संख्या को 11 कर दिया
कर दिया था 1956 में, फिर 1960 में बढ़ाकर 14, फिर 1978 में 18 और 1986 में 26 मुख्य न्यायाधीश सहित कर दिया गया। फिर 2008 के अधिनियम के तहत मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 30 रखने का प्रावधान किया गया 2008 में। और ध्यातव्य है कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के तहत मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या को 30 से बढ़ाकर 33 कर दिया गया है दोस्तों। इस प्रकार 2019 में दोस्तों इस प्रकार वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 मतलब 33 + 1 34। नेक्स्ट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? इसमें दोस्तों ऑप्शन इसमें नहीं है। एक मुख्य न्यायाधीश के सहित दोस्तों 33 मतलब 34 होता है टोटल। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल के फरवरी 2008 में किए गए एक निर्णय के अनुसार सरकार उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या में वृद्धि करेगी। इस निर्णय के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 33 होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए, देखिए फ्रेंड्स एक बार देख लीजिए आप लोग, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं दोस्तों? 33 होता है दोस्तों, 34। और याद रखिएगा नेक्स्ट, मंत्रिमंडल के फरवरी 2008 में किए गए एक निर्णय के अनुसार सरकार उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या में वृद्धि करेगी। इस निर्णय के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या कितनी होगी? 33 होगी। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए दोस्तों? 10 वर्ष होना चाहिए। और 8 में दोस्तों, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? ये राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर राष्ट्रपति को दोस्तों। और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। 10 नंबर देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है दोस्तों? तो ये राष्ट्रपति को लिखकर दे सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 11 नंबर में, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं दोस्तों? ये राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर हटाए जा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं दोस्तों? ये दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर यह हटाए जा सकते हैं दोस्तों। ये दोस्तों इसका सोल्यूशन है, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा इस उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष भेजना होता है तथा ऐसे समावेदन के राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति के आदेश से उस न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 124 के 4 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने रिमूव तथा तत्संबंधी जांच की प्रक्रिया का संसदीय विधि द्वारा विनियमन अनुच्छेद 124 के 5 में प्रावधानित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया भी यही है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, महाभियोग इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग संविधान में केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया गया है। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इनके लिए संविधान के अनुसार हटाना रिमूव शब्द है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दोस्तों कौन सा कथन दोस्तों सही होगा? देखिए दोस्तों इसका 3 और 4, ये दोस्तों 3 और 4 सिर्फ दोस्तों इसका सही होगा दोस्तों। 3 में देखिए फ्रेंड्स क्या है, 3 में है दोस्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। और 4 में दोस्तों, यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हों दोस्तों। तो ये इसका सॉल्यूशन है फ्रेंड्स, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 के खंड 1 के बी के अनुसार उच्चतम या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा का सभापति स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। अतः कथन 1 असत्य है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, संविधान के अनुच्छेद 124 के 4 में उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पदमुक्त करने का आधार अक्षमता और सिद्ध कदाचार और प्रक्रिया विहित है, किंतु अक्षमता और कदाचार को परिभाषित नहीं किया गया है। अतः कथन 2 भी गलत है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में कुल 7 धाराएं हैं, जिसमें
उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के महाभियोग संसद में ऐसे समावेदन के रखे जाने तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता की जांच और उसे सिद्ध करने की प्रक्रिया और ब्यूरो का वर्णन है। कथन 3 भी दोस्तों सत्य होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट से पॉइंट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के 4 में विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी न्यायाधीश के महाभियोग का प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए तथा इस प्रकार पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात वो न्यायाधीश पदमुक्त हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद वो हटाए जा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है दोस्तों, क्या है दोस्तों, 65 वर्ष है फ्रेंड्स। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालय में यह 62 वर्ष है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है दोस्तों, ये है दोस्तों 65 वर्ष है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है दोस्तों, किसके द्वारा, ये संसद के द्वारा ये वेतन निर्धारण किया जाता है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 125 के 1 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है दोस्तों। ऑप्शन ए देखिए दोस्तों, इसका 1 और 3 दोस्तों ये सही होगा दोस्तों, 1 और 3 सही है दोस्तों। एक में देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। और 3 में दोस्तों, न्यायाधीशों का वेतन भारतीय संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है दोस्तों। तो ऑप्शन 1 और 3 ये दोस्तों सही होगा दोस्तों। कि दोस्तों, उच्चतम न्यायालय को देश के संविधान का प्रहरी माना जाता है, अतः उसकी स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए संविधान में कई उपबंध मौजूद हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक होगा। और न्यायाधीशों को राजनीति के प्रभाव से दूर रखने के लिए उनका वेतन भारत के संचित निधि पर भारित होता है, जिसके लिए संसद में मतदान नहीं होता है। इस प्रकार कथन 1-3 सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन सा कथन सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखिए फ्रेंड्स, इसका डी, कोई भी ऑप्शन इसका दोस्तों सही नहीं होगा दोस्तों। ये ऑप्शन डी नंबर दोस्तों, न तो एक ही सही है दोस्तों, न ही 2 सही है दोस्तों, दोनों गलत है दोस्तों। पढ़ लीजिएगा आप लोग दोस्तों। देखिए, इसका सोल्यूशन है, संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत संविधान विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय की संघ सूची के संबंध में अतिरिक्त अधिकारिता को विस्तारित कर सकती है, अतः कथन 1 गलत है। नेक्स्ट देखिए, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक अनुच्छेद 146 के 1 के तहत तथा उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक अनुच्छेद 229 के 1 के तहत संबद्ध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा या उसके द्वारा निर्दिष्ट न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तथापि अनुच्छेद 146 के 5 के तहत जहाँ उच्चतम न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है, वहीं अनुच्छेद 229 के 3 के तहत उच्च न्यायालय का प्रशासनिक व्यय राज्य के संचित निधि पर भारित होता है। इस प्रकार कथन 2 भी गलत है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं दोस्तों। किसी भी न्यायालय में दोस्तों वो वकालत नहीं कर सकते हैं दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 124 के 7 के अनुसार सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, जबकि अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद उच्चतम न्यायालय में एवं अन्य उच्च न्यायालयों, जिस उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश रहे हों, उसमें नहीं में वकालत कर सकते दोस्तों। उच्च न्यायालय का कर सकता है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है दोस्तों, कौन करता है फ्रेंड्स, ये राष्ट्रपति करता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। देखिए फ्रेंड्स, सेशन को आज हम लोग यहीं 20 नंबर क्वेश्चन तक रखते हैं दोस्तों, और जो क्वेश्चन बच गया फ्रेंड्स वो कल इसका कल दोस्तों इस सारे क्वेश्चन को हम लोग खत्म कर लेंगे फ्रेंड्स। सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा
और दोस्तों किसी एक ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए फ्रेंड्स एक बार बेल आइकन बटन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।